हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 7 जिसका नाम है समास यानी कंपाउंड। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब एक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समस्त पदों को पुनः अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। बच्चों, आप लोगों को याद है हमने संधि पढ़ी थी। संधि में हमने पढ़ा था जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वह संधि कहलाती है। यानी कि दो शब्दों के मेल से जो नए शब्द में विकार उत्पन्न होता है वह हमारी संधि कहलाती है। इसी तरह समास होता है। समास में दो वर्ण नहीं मिलते हैं, समास में दो शब्द आपस में मिलते हैं। दो शब्द जब आपस में मिलते हैं वह सार्थक शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है वह हमारा समास कहलाता है। यानी कि जो समस्त पद है हम वापस से उसे जब अलग अलग करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी समास विग्रह कहलाती है। आप लोग संधि और समास में कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चों, संधि वो दो वर्णों के मेल से बनते हैं और समास हमारा दो शब्दों के मेल से बनता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। चित्रों के साथ दिए गए शब्द समूह को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। हमने जो भी चित्रों के साथ लिखे वाक्यों को पढ़ा है, इन शब्दों को पढ़ा है, उपयुक्त शब्द समूह के स्थान पर लंबोदर, घुड़सवार तथा घनश्याम शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों को समास कहते हैं। बच्चों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, लंबा है उधर जिसका, यानी कि हम इतना बड़ा सेंटेंस बोले, इतना बड़ा वाक्य बोले, लंबा है उधर जिसका, हम इसके स्थान पर बोल सकते हैं लंबोदर। घोड़े पे सवार, हम इसके स्थान पर बोल सकते हैं घुड़सवार। यानी कि जब हम एक शब्द कह रहे हैं तो ये पूरा ही अर्थ दे रहा है हमें। जो बड़े बड़े वाक्यांश होते हैं, जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं बच्चों, उन्हें जब हम एक शब्द में कहते हैं तो इसीलिए हमें समास का प्रयोग करना पड़ता है। समास हमारे इसी काम आते हैं। आगे देखिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर दे वही समास है। समास के भेद। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद देखिए, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब ये शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो शब्द हैं उन पर लिंग परिवर्तन हो तब भी वे शब्द वही रहते हैं, यानी कि उन पर वचन परिवर्तन हो तब भी वे शब्द वही रहते हैं। तो बच्चों, अब ये शब्द तो हम जानते हैं कौन से होते हैं। हम यहाँ ये कह रहे हैं जो समास होता है। ठीक है बच्चों, समास में एक शब्द होता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर जैसे इसमें से लेते हैं यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति एक शब्द है। जो इसमें यथा है बच्चों वो हमारा कहलाएगा पूर्व पद, यानी कि जो शब्द का शुरुआती होता है वह कहलाता है पूर्व पद और शब्द का अंतिम भाग कहलाता है हमारा उत्तर पद। आप लोग इन दो बातों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देते हैं तो वह कहलाता है हमारा समस्त पद। ठीक है, आगे देखिए जरा। जैसे अव्ययी भाव, हम जानते हैं अव्ययी भाव क्या होते हैं। अव्ययी शब्द कौन से होते हैं। अव्ययी भाव से बनने वाले समास भी जब अपना स्थान नहीं बदलते, यानी कि काल, वचन, लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, इसलिए इन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे समस्त पद और विग्रह दिए गए हैं। हमें कहा यथाशक्ति। यथाशक्ति बच्चों क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा ये शक्ति के अनुसार। इसी तरह देखिए आजन्म। आजन्म बच्चों एक समस्त पद है, यानी कि भी समास है। हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा जन्म से लेकर। इसी तरह कानो कान, यानी कान ही कान में। बेफायदा, फायदे के बिना। तत्पुरुष समास, जिस समास में समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले, यहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति कु का लोप हो तो वहां कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे बच्चों हमने पिछली कक्षाओं में विभक्ति यानी कि कारक पर सर्ग पढ़े थे, आपको याद है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से। तो हर कारक का एक कोई ना कोई चिन्ह होता है। कर्म कारक का चिन्ह है को, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, यानी कि जब हम उस समास पद का बच्चों विग्रह करेंगे तो हमारा को आएगा, लेकिन जब हम समास बनाएंगे तो उसमें को नहीं रहेगा, को का लोप होगा। वहां होता है हमारा कर्म तत्पुरुष। जरा देखिए किस तरह, जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला, बच्चों को आया ना यहाँ पर, लेकिन जब हमने ग्रंथकार कहा तो को का लोप हो गया था, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि कर्म तत्पुरुष है। इसी तरह पद प्राप्त, यानी पद को प्राप्त। रथ चालक, यानी रथ को चलाने वाला। गुरु दक्षिणा, गुरु को दी गई दक्षिणा। इसी तरह होते हैं करण तत्पुरुष,
जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हो तो वहां करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शोकाकुल यानी शोक से आकुल, तो बच्चों से का लोप हो रहा था ना यहाँ। भूखमरा यानी भूख से मरा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। संप्रदान तत्पुरुष, जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो तो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। इसी तरह होता है बच्चों अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, जहां समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो तो उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे आकाशवाणी, आकाश से आगत वाणी। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। पदच्युत, पद से च्युत। संबंध तत्पुरुष, जहां समास के पूर्व पद में संबंध कारक का विभक्ति को, के तथा क का लोप हो तो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गुणहीन यानी के गुण के हीन। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। गृह स्वामिनी, गृह की स्वामिनी। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पितृभक्त, पिता का भक्त। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजमाता, राजा की माता। अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह देखिए बच्चों। घुड़सवार यानी घोड़ों पर सवार। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मविश्वास, आत्मा यानी कि स्वयं पर विश्वास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तत्पुरुष समास के उपभेद देखिए। कर्मधारय समास, जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य तथा उपमेय या दूसरा उपमान हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। बच्चों हमने आपको बताया था ना, जो समास होता है उसमें एक पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इसी तरह जो पूर्व पद है वह तो हो हमारा विशेषण और जो उत्तर पद है वह हो हमारा विशेष्य। तो ऐसी जगह पर ये कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण से समझिए इसे। पीतांबर यानी कि पीला अंबर। बच्चों अंबर की विशेषता बता रहा है। पीला शब्द तो हमारा विशेषण हो गया और अंबर हमारा विशेष्य हो गया, यानी कि विशेषण विशेष्य का संबंध है तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। और उदाहरण देखिए इसके। श्वेतांबर यानी कि श्वेत अंबर। इसी तरह नीलकंठ, नीला कंठ। बच्चों नीला विशेषता बता रहा है, कंठ हमारी वस्तु है तो ये विशेष्य हो गया। जहां विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो वह होता है हमारा कर्मधारय समास। इसके और उदाहरण देखिए। सज्जन, सत्य है जो जन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। महादेव, महान है जो देव। बच्चों देव की महानता बता रहा है ना यहाँ पे। जहां विशेषण विशेष्य का संबंध होगा आप हमेशा याद रखेंगे वो कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए। नील गाय, नीली है जो गाय। नील कमल, नीला है जो कमल। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। द्विगु समास, जब पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए तो वह द्विगु समास कहलाता है। कैसे? द्विगु समास, जब पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे हमारे पास समस्त पद है शताब्दी, तो बच्चों जो ये शत शब्द है ये पूरे 100 वर्षों का हमारे क्या करवा रहा है, हमें पता चल रहा है शताब्दी में 100 होते हैं। शताब्दी कहने से ये पूरा समूह है, यानी कि 100 वर्षों का समूह। जहां भी इस तरह से हमें जो पहला पूर्व पद होगा वह हमारा संख्यावाचक होगा तो वह कहलाएगा हमारा द्विगु समास। इसके और उदाहरण देखिए जरा। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अष्टाध्याय, 8 अध्यायों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा,
तीन रंगों का समूह, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, अठन्नी, आठ आनों का समूह। बच्चों, जहां पूर्व पद हमारा संख्यावाचक हो और वह पूरा जो समस्त पद है वह पूरे समूह का बोध कराए तो वहां होगा हमारा द्विगु समास। आगे देखिए, द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान है वह द्वंद्व समास कहलाता है। समस्त पद का विग्रह करते समय योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हमारा समस्त पद देखिए, आशा, निराशा। आशा और निराशा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यह आशा और निराशा। इसी तरह आटा, दाल, विग्रह होगा इसका आटा और दाल। भाई बहन, भाई और बहन। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अन्न जल, अन्न और जल। राजा रंक, राजा और रंक। हानि लाभ, हानि और लाभ। नर नारी, नर और नारी। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। तंत्र मंत्र, तंत्र और मंत्र। माँ बाप, माँ और बाप। भला बुरा, भला और बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। देश विदेश, देश और विदेश। सुख दुख, सुख और दुख। देवासुर, देव और असुर। गुण दोष, गुण और दोष। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान ना हो और कोई अन्य पद प्रधान हो जाए वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो कृष्ण। दशानन, दश यानी के 10 है आनंद जिसके, रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो यानी माता पिता हीन कोई बालक। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर यानी के मस्तक पर जिसके, कौन है बच्चों वो है शिव। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात शिव। रत्न गर्भ, रत्न है गर्भ में जिसके यानी के पृथ्वी। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुब्रीहि, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। द्विगु समास के उदाहरण देखिए बच्चों। उदाहरण पर अंतर इस तरह है, त्रिलोचन यानी कि तीन लोचनों का समूह। यदि इसी त्रिलोचन को हमने बहुव्रीहि समास में लिखा जिसका अर्थ निकला है तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव। यानी कि बच्चों यहाँ पूर्व पद उत्तर पद कोई भी अर्थ न देकर किसी अन्य पद से अर्थ निकल रहा है तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, संधि और समास में अंतर। संधि और समास, जब दो ध्वनियों के पास होने पर उनके मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। संधि के बच्चों तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका एक उदाहरण देखिए, सदा जमा एव, सदैव। समास के चार भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, इसके दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसका एक उदाहरण देखिए, नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। तो बच्चों ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा है समास। हम संधि और समास में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों के हमने अंतर भी जाने हैं। हमने देखा कि समास के चार भेद होते हैं, हमने उन्हें उदाहरण सहित भी देखा। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।